हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेज बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आप सभी के लिए एक जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में हम लोग जो 15वीं प्रश्नावली इसका निचोड़ पढ़ने वाले हैं। निचोड़ का मतलब होता है कि जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी को आश्वासन दिलाता हूं कि अगर जो आपने इस प्रश्नावली को सही ढंग से पढ़ लिया तो परीक्षा के 5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। और इसी के साथ आप सभी को क्या करना है कि दबाकर आप सभी को शेयर करना है इस प्रश्नावली को, ताकि जो आपके दोस्त है, करीबी दोस्त है, जो अच्छे दोस्त है, जो सच्चे दोस्त है, उन सभी को क्या मिल सके, फायदा मिल सके। तो आप सभी को कुछ सोचना नहीं है, सबसे पहले वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। ये मैं आप सभी को इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब भी परीक्षा देकर वो बच्चे आएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो आपको जरूर शुक्रिया कहेंगे कि तुमने जो वीडियो भेजा था वो हमारे लिए क्या साबित हो गया, रामबाण साबित हो गया। ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि अभी जो आप पढ़ोगे ना इसमें से ही प्रश्न आएगा, ये गारंटी है। जब आप परीक्षा देख रहे हो तो वापस आकर मिला भी लेना। अगर जो नहीं है ना तो कमेंट में मेरे को कहना भी है कि सर जी आपने वादा किया था, प्रश्न क्यों नहीं है, तो इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पक्का यही से उठने वाला है, क्योंकि बहुत ही आराम से तसल्ली से ये प्रश्न चुने गए हैं। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है, ध्यान से देखना है। बाकी आपको पता ही है कि जो यहाँ पर जो मेहनत होती है ना वो बहुत ही खरी होती है मेहनत, और इस खरी मेहनत का आप सभी को क्या उठाना है, फायदा उठाना है। और जब क्लास शुरू करेंगे तो इससे पहले मैं दो सच्ची और अच्छी लाइनें आपको कहना चाहूंगा। वो दो लाइनें क्या है, सारे ध्यान से सुनेंगे। तो वो दो लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं कि हो चुका आगाज रण में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हाँ दोस्तों, जीत उसी की होगी जिसका क्या है, संघर्ष है जारी। आप सभी को पता है कि बिना संघर्ष क्या नहीं होती, जीत नहीं होती। घर में सोए सोए कभी भी किसी की जीत नहीं होती। कलम उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, पूरी पूरी रात सवाल मिलाने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी क्या होगी, जीत होगी। चलो शुरू करते हैं इसी से हमारी कहानी। कॉपी पेन रफ लेके बैठ जाओ, आराम से किताब लेकर बैठ जाओ और आराम से पढ़ो। इस पूरे वीडियो को देखो और उसके बाद में साथ साथ लिखो, साथ साथ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो। आपके जरूर परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको डर था कि हम पास होंगे या नहीं, ये वीडियो देखो, आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारी कहानी, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। तो प्रश्नावली का नाम है प्रायिकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब अंग्रेजी में हमको याद नहीं रखना है, आपको बस सिंपल वही चीज ध्यान रखनी है जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो। ठीक है, तो हमें पता है भाई प्रायिकता, प्रायिकता से कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। तो प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं संभावना। प्रायिकता क्या मतलब होता है, संभावना। तो क्योंकि प्रायिकता शब्द से कुछ पल्ले नहीं पड़ता, भाई प्रायिकता क्या, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोले तो चांस। क्या बोले, चांस। चांस आप जानते हो, जैसे मान लो आज आप घर से स्कूल जा रहे हो, आप क्या करोगे, घर से पेपर देने के लिए जाओगे, तो ये जो सारी चीजें होती है ना, हम लोग पानी पीते हैं, जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है वो एक संभावना है, वो एक चांस है। और उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। किसी चीज की घटना का घटित होना, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास में क्या है, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास में प्रायिकता है। किसी चीज का होना, किसी चीज का नहीं होना, ये जो सारी की सारी बातें होती है ना, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। पूरी कहानी मेरे हिसाब से समझ में आ गई। अब इसके अंदर मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा कि जो एक सिक्के के अंदर जितने भी सारे प्रश्न उठते हैं ना, वो सारे के सारे कर लेंगे, 2 सिक्कों से, 3 सिक्कों से। उसके बाद में हम लोग जैसे मान लो गेंद वाले प्रश्न आते हैं, एक पास से संबंधित, 2 पासों से संबंधित, और उसके बाद में ताश वाले। मतलब किताब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी करेंगे। अगर जो एग्जामिनर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है, नेक्स्ट लेवल दिमाग लगाता है, तो उससे भी नेक्स्ट लेवल हम लोग दिमाग लगा के यहां पर आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं जैसे कुछ एग्जांपल रखता हूं यहां पर, ताकि आपको सारी की सारी बातें समझ में। जैसे मैं कहूंगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कितने प्रतिशत चांस है। भाई जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कितने प्रतिशत चांस है।
भाई कितने प्रतिशत है कि सूर्य पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाओगी, तो आप लोगों का एक उत्तर होगा कि हमने जब से समझ पकड़ी है तब तब से हमने एक ही बात सीखी है कि जो हमारी पृथ्वी वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर। तो इसमें आप कितने प्रतिशत दोगे, तो आप लोग कहोगे भाई गुरुजी ये तो फिक्स 100% की बात है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट भी यही कहते हैं। तो 100% आप लोग इसको चांस दे सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न लेता हूं। अब ये चीजें क्यों बता रहा हूं, ताकि हम लोग प्रश्नावली में गहराई से जा सके, ठीक है ना, ढंग से पढ़ना है आपको, ताकि कुछ लगे कि यहाँ पे हमें भी कुछ आता है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है हमें बिल्कुल। तो यहाँ पर आप एक चीज और लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूं कि सूर्य कल पूर्व दिशा से उदय होगा। तो जो सूर्य है वो कल पूर्व दिशा से उदय होगा, इसके आप कितने प्रतिशत चांस दोगे? तो आप लोग कहोगे कि भाई जब से हमने देखा है सूर्य तो पूर्व दिशा से उगेगा, चाहे कल की बात कर लो, चाहे परसों तरसों कभी भी की बात कर लो आप। तो जो हमारा सूर्य है वो हमेशा किस दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है। तो आप लोग इसको कितने प्रतिशत बोल दोगे? तो आप लोग सीधी सी बात दोगे गुरुजी हम लोग तो इसको कितने प्रतिशत देंगे? 100% देंगे, इसमें बिल्कुल भी संकोच वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने सेम टू सेम एग्जांपल ले लिया कि सूर्य कल पश्चिम दिशा से उदय होगा, बताओ आप कितने प्रतिशत चांस लोगे? अब आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि भाई ये कैसा एग्जांपल आ गया, सूर्य कब से पश्चिम दिशा में उगने लगा? तो ये तो ना समझ में आने वाली बात ना कि भाई सूर्य कब पश्चिम दिशा से उगने लगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आप लोग इसमें कितने प्रतिशत चांस दोगे? भाई कितने प्रतिशत है ये बात सच हो सकती है, कितने प्रतिशत सच हो सकती है? तो आप लोग सीधा सीधा कहोगे ये 0% सच है, क्योंकि आज तक ऐसा इतिहास में हुआ नहीं है कि सूरज है वो पश्चिम दिशा से उग जाए। तो आपने कितने प्रतिशत बात की है? 0% बात है। अब हम लोग प्रायिकता में क्या करते हैं कि प्रतिशत में बात नहीं करते। किसमें बात नहीं करते? प्रतिशत में। यानी हमें प्रतिशत को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और हमें पता है कि प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। चाहे तो प्रतिशत लिख दो और चाहे 1/100 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे? प्रतिशत को हटा देंगे। अब जब प्रतिशत को हटाएंगे तो हमारे पास में बट्टा में कितना लग जाएगा? 100, और 100 एकम 100, यानी हमारे पास में उत्तर कितना आ गया? 1। सेम टू सेम यहां पर होगा, ये ऊपर वाला तो 100 जैसे का जैसे ही, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लग जाएगा? 100, और इस 100 से ये 100 कैंसिल होकर उत्तर कितना आ जाएगा? 1। सेम टू सेम यहां पर काम होगा कि 0 पे आ जैसे का जैसे ही, प्रतिशत को हटा दें तो बट्टे में कितना लग जाएगा हमारे पास में? 100, और 100 को 0 से भाग देंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 0। यहां से मैं क्या समझ में आया अल्टीमेटली? तो हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता है हमारे पास में, प्रायिकता वो 0 से 1 तक होती है। कहां तक होती है? 0 से 1 तक होती है। 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है ये, इसलिए मैंने आपको ये सारी बात दी ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो प्रायिकता होती है वो कहां से होती है? 0 से 1 तक होती है। प्रश्न पूछ सकता है प्रायिकता कहां से कहां तक होती है? तो प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। जो भी हम लोग प्रायिकता में प्रश्न करेंगे उन सब के जो उत्तर है वो सारे के सारे किस में होंगे? या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 0 1 के बीच में आएगा। प्रायिकता के जितने भी उत्तर होते हैं वो सारे, ठीक है ना। तो अब मैं लेटेस्ट जो खतरनाक जो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है उन सबको यहां पर करने की कोशिश करता हूं। एक बार मैं सबको क्या कर लेता हूं? मिटा देता हूं। मैं एक छोटा सा सूत्र भी रह गया प्रायिकता का, वो भी साथ साथ आपको बता देता हूं, ठीक है। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है उसको हम लोग शॉर्टकट P से लिखेंगे। तो P बराबर में क्या होता है? वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को प्रायिकता का सूत्र याद है। कैसे? मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता दूं। जैसे मान लो कि आपके टेस्ट लिया, क्या लिया हमने? मान लीजिए हमने आपका टेस्ट लिया, ठीक है। अब टेस्ट में कुल नंबर, नीचे क्या लिखते हैं? कुल अंक। अब कुल अंक में से हमें कितने चाहिए? अब कुल अंक में से हमें कितने प्राप्त होंगे? यानी प्राप्तांक। कहानी समझ में आ रही है ना? मतलब कुल नंबरों से हमें कितने नंबर मिलेंगे? प्राप्तांक।
भाई कुल तो नंबर है, ठीक है, मान लो भाई 100 नंबरों का प्रीपोर्ट हुआ, तो 100 नंबर के प्रीपोर्ट में से कुल हमारे काम के कितने नंबर है, यानी प्राप्त अंक कितने हैं, तो उसको बोलेंगे कुल अंक, या ऊपर लिख देंगे प्राप्तांक। क्या लिख देंगे, प्राप्तांक। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक होती है याद रखनी, ठीक है ना, बस आपको ये याद रखना है, अगर आप कभी भूल जाओ तो इसको हम लोग प्रायिकता में थोड़ा सा अलग करके लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं कि बट्टे में लिख देते हैं कुल परिणाम। क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। और कुल परिणाम से हमारे काम की कितनी है, तो उसको हम लोग प्रायिकता में बोलते हैं अनुकूल परिणाम। क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, ये तो सूत्र होता है वो, ये हमारे पास में किसका हो जाता है, प्रायिकता का सूत्र हो जाता है। बस ये एक सूत्र याद करना है आपको, और खत्म 15वीं प्रश्नावली खत्म है पूरी की पूरी, कुछ से नहीं है इसके अंदर। तो आपको सूत्र क्या याद रखना है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिए, घटना एक सिक्के को उछालना। अब इस दुनिया में जितने भी एक सिक्के से प्रश्न बनते हैं ना, वो सारे के सारे चुटकी के बीच एक ही, मतलब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। कौन से प्रश्न है, एक सिक्के से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे एक बनो चाहे दो बनो, जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, ताकि आपको किताब में जाने की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाए, किताब खोलने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा हम लोग यहाँ पर कुछ करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग 1 रुपए के सिक्के को उछालते, मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको कि जब हम लोग 1 रुपए का सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास में कुल मिलाकर 2 परिणाम आते हैं। आपको पता है कि जैसे हमने सिक्का उछाला तो या तो हमारे पास में आएगा चित्त, या हमारे पास में क्या आएगा, पट। इन दो में से एक ना एक कुछ ना कुछ आएगा, चाहे या तो चित्त आ गया या पट आ गया, ठीक है, कुछ भी ना कुछ इन दोनों में से एक हमारे पास में आता है। अब चित्त को हम लोग बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हेड बोलते हैं, और पट को हम लोग बोलते हैं टेल। ये चीज भी आपको याद रखनी है, हिंदी इंग्लिश में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल समझना। चित्त को हेड और टेल को बोलते, पट को बोलते टेल, ठीक है। जब 1 रुपए के सिक्के को उछालते हैं तो हम लोग यहां से समझते हैं कि जो हमारे पास में कुल परिणाम है, कुल परिणाम कितने हैं, या तो एच का मतलब होता है या तो चित्त आ सकता है, या हमारे पास में टी यानी टेल यानी क्या आ सकता है, पट। तो जो कुल मिलाकर परिणाम है वो हमारे पास में कितनी है, 2 ही कुल मिलाकर परिणाम। या तो हमारे पास में हेड आ सकता है, या हमारे पास में क्या आ सकता है, टेल। तो आपको यहां से क्या याद रखना है कि 1 रुपए के सिक्के को जब उछालते हैं तो हमारे पास में कुल मिलाकर कितने परिणाम आते हैं, 2 परिणाम आते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर प्रश्न भी 2 बनते हैं, कितने प्रश्न बनेंगे, 2। पहला प्रश्न क्या पूछ सकता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता, या ऐसा प्रश्न पूछेगा। मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं प्रश्न, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा कि पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पट आने की प्रायिकता। 1 नंबर प्रश्न को ये पूछेगा। 2 नंबर प्रश्न क्या पूछेगा कि चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, चित्त आने की प्रायिकता। एक सिक्के से संबंधित मात्र और मात्र 2 ही प्रश्न बनते हैं, सिर्फ ही 2 ही प्रश्न बनते हैं। या तो वो पूछेगा पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या वो पूछेगा चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास में सबसे पहले हमें लगाना है सूत्र। सूत्र हमारे पास में क्या होता है, प्रायिकता का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या होता है, कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब हमें पता है कि कुल परिणाम कितने हमारे पास में, तो कुल परिणाम 2। एक सिक्के की बात करते हैं, एक सिक्के की उछालने की बात करते हैं तो हमारे पास में कितने कुल परिणाम होते हैं, 2। यानी कुल परिणाम की जगह हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 2। यहां से कुल परिणाम 2 हो गए, ठीक है। अब देखो यहां से अनुकूल, अनुकूल का मिस होता है हमारे अनुकूल, हमारे काम के कितने परिणाम है, हमारे काम के कितने परिणाम है, अनुकूल। तो पट आने की प्रायिकता, तो पट इसके अंदर कितनी बार आ रहे हैं, जब एक सिक्के को उछाल रहे, पट कितनी बार आ रहे हैं, एक सिक्के को उछाल रहे, तो पट का मतलब होता है टेल, यानी टी कितनी बार है इसके अंदर, एक बार एच आ रहा है, एक बार टी आ रहा है, मतलब इन दोनों में से हमारे काम का कितना हो गया, 1। यानी अनुकूल कितना हो गया हमारे पास में, अनुकूल सिर्फ 1 ही है। पट, पट का मतलब होता है टेल, यानी हमारे पास में अनुकूल सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1। तो हमारे पास में एक पासे को उछालने पर है, सॉरी एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाती है, 1/2।
2। मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद में सेम टू सेम सूत्र लगाना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर तो सूत्र क्या लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। अब आपको वही काम करना है जो हमने पहले किया था। सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि सिक्के को कितनी बार उछाल रही है, एक बार। जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 2। यानी एक बात तो फिक्स है कि कुल परिणाम तो कितने हो गए, बट्टा में 2। अब अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तो अनुकूल परिणाम यहां से देखना, चित्त आने की प्रायिकता। तो यहां पर चित्त कितनी बार आ रहा है, चित्त का मतलब होता है एच हेड। तो एच कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, एच देखो आप एक ही बार आ रहा है, एक बार एच आ रहा है, एक बार टी आ रहा है। तो हमें तो एच से मतलब है, इसने पूछा चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एच कितनी बार आ रहा है, एक बार। यानी हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1 रुपए के सिक्के में सिर्फ 2 ही प्रश्न बनते हैं। या तो पूछेगा चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या पूछेगा पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों की जो प्रायिकता का उत्तर होता है वो 1/2 ही होता है। हमें पता है भाई 1/2 का मतलब होता है 50%। भाई टोटल 100% होता है, तो 100% में से 50% चांस है कि हेड आए और 50% चांस है क्या आए, टेल आए। ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने एक सिक्के के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर 2 सिक्कों को उछालने पर। ठीक है, हमारे पास में अगला टॉपिक होने वाला है घटना कौन सी है, 2 सिक्कों को उछालने पर, या ऐसे भी पूछ सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल देता हूं, प्रैक्टिकल की क्या मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास में 2 सिक्के, तो मैंने 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लिया और मुझे काउंट करना है कुल मिलाकर कितने परिणाम है। या सपोज करो बाय चांस मेरे पास में एक ही सिक्का है, लेकिन मेरे को तो क्या करना है, प्रैक्टिकल करके चेक करना है कुल मिलाकर कितने परिणाम आ रहे। तो मैंने एक सिक्के को क्या किया, 2 बार उछाला। ऐसे एक सिक्के को कितनी बार उछाला, 2 बार। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालना या एक सिक्के को 2 बार उछालना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। बस मेरा समझाने का टारगेट ये था कि आपको इस लाइन को ध्यान रखना है। वो ये लाइन भी दे सकता है, ये लाइन भी दे सकता है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो। मेन चीज हमारे पास में यहाँ पर ये होती है। अब हमें पता है कि जब 2 सिक्कों को हम लोग उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे। हमें पता है कि एक सिक्के उछालते तो कुल परिणाम कितने आते हैं हमारे पास में। जब हम लोग एक सिक्के उछालते हैं तो हमारे पास में कुल कितने परिणाम आते हैं, 2। अब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं। सपोज करो कि हमने दोनों सिक्कों को उछाला, तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले तो कि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं। तो कुल जो परिणाम है वो ये सपोज करो, आप सारे दिमाग लगो कि या तो सपोज करो हमारे पास में क्या आ सकता है, एच एच। भाई दोनों को हमने एक साथ उछाला और हमारे पास में क्या आ गया, एच एच। एच एच का मतलब होता है चित्त। या सपोज करो हमने उठाया, एक बार में एच आ गया और दूसरे सिक्के पर हमारे पास में क्या आ गया, टेल आ गया। फिर से हमने उछाला तो एक सिक्के के पहले हमारे पास में टी आ गया और 2 नंबर हमारे पास में क्या आ गया, एच आ गया। और एक बार फिर से हमने उछाला तो हमारे पास में क्या आ गया, टी आ गया। तो जो 2 सिक्कों को उछालते हैं ना, तो हमारे पास में कुल परिणाम कितने बनते हैं, 4 कुल परिणाम बनते हैं। अब आप कहोगे सरदूजी मान तो ये याद हो रहा है, मान तो एक ट्रिक बताओ छोटी सी। तो टेंशन क्या लो, हम हैं तो क्या गम है, वही बात है। तो हमें पता है भाई ट्रिक तो आप आराम बना लिया, क्या टेंशन है। तो ट्रिक ऐसे बनाओगे आप, सबसे पहले 2 एच लिखो, 1 एच 2 एच। बाद में फिर से क्या लिखोगे, 2 टी लिखोगे। यहाँ उठाने याद रखिए, 2 एच लिखो और बिंग बाद में क्या लिखो, 2 टी लिखो। बिंग बाद में 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी। ए देखो सागी परिणाम बढ़ गया, अपन बढ़ गया, समझ में आया ना। तो सेम टू सेम ही परिणाम बन गए ना। अब बीच बीच में क्या करूंगा, ऐसे मारवाड़ी में टोटे मारते रहूंगा, ठीक है। वरना ध्यान है कि ऐसे आप बोर हो जाओगे, क्योंकि क्लास हमारे पास में लंबी होगी। तो आराम से मस्ती के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल नो टेंशन फ्री होकर पढ़ना है एकदम, ताकि पूरी की पूरी कहानी वो हमारे पास दिमाग में आती रहे। तो मैं ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ आप यहाँ पर आपको, ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा मैं कोई, तो छोटी मोटी ट्रिकों से हम लोग काम करेंगे, ताकि चीजों को आप क्या कर सको, याद रख सको। तो 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम को याद कैसे रखोगे आप लोग, 2 एच लिखोगे, 2 टी लिखोगे, उसके बाद में 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी। अब ये कुल मिलाकर 4 ही परिणाम होते हैं। इस दुनिया में चाहे थे कि नहीं पूछ लिया। अब थे भेड़ चरा लंजर,
उनको जाके मत पूछ लेना अबे की माने के किसे सीखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो पढ़ाई करता है उससे आप कितनी जात पूछ सको। तो 200 को उछालने पर कुल मिलाकर हमारे पास में कितने परिणाम आते हैं? 4 ही परिणाम आते हैं। अब मैंने किताब में से उन प्रश्नों को छांट लिया यहाँ पर जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। परीक्षा में इन 4 प्रश्नों के अलावा 2 को संबंधित और कुछ प्रश्न नहीं आ सकता। समझ आ रही ना बात? अगर जाएगा तो इन 4 प्रश्नों में से आएगा, ठीक है ना। अगर इससे थोड़ा सा अलग भी आता है तो आप इन 4 प्रश्नों को सही ढंग से समझो ताकि आपको वो प्रश्न भी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया ताकि हमारे पास में टाइम की क्या हो जाए, बचत हो जाए। मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रश्नों को लिखा है। अब देखो इनको डील कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न होने वाला है हमारे पास में कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त। अब आपको हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब हमारे पास में होता है हेड। क्या होता है? हेड, HEAD, हेड। टेल का क्या मतलब होता है? या पट्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग टेल, ठीक है। हम लोग शॉर्टकट में मैं जनरली ऐसे बोलूंगा हेड और टेल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हेड का मतलब होता है चित्त और टेल का मतलब होता है पट। मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको ये चीज क्या रहे याद, बार बार हम लोग बोलेंगे तब आपको याद रहेगी ये बातें। अब प्रश्न बोल रहे हैं 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें एक चीज तो ध्यान रखनी है, एक बात तो फिक्स है कि सूत्र ये ऐसे प्रश्न लिख देंगे, ऐसे सूत्र लिख देंगे। अब मेन चीज हमें सिर्फ यहाँ पर 2 चीजें लिखनी है, एक तो अनुकूल परिणाम लिख रहा है, एक कुल परिणाम लिख रहा है। कुल परिणाम तो फिक्स है, कुल परिणाम तो क्या है? फिक्स, कि कुल परिणाम कितने हैं? 4। ये तो आंख मीच लिख दिया पहले। अब मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि इसके अंदर अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो ये हमारे पास में टारगेट है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? 2 चित्त। अब देखो 2 चित्त कट है, एक 2 चित्त है कौन? एक तो हो गयो बिंग बाद में HT, एक चित्त है लेकिन एक के आ गयो पट आ गयो। अट एक पट आ गया और एक के आ गयो चित्त आ गयो। अट दोनों ही के आ गया पट आ गया, लेकिन हमन अपन तो क्या चाहिए? 2 चित्त चाहिए। तो 2 चित्त सिर्फ और सिर्फ एक जगह लागे। तो आपने काम की तो हो एक हो, यानी अनुकूल परिणाम की तो हो खाली एक हो H है, क्योंकि 2 चित्त तो खाली एक तो जगह में है। तो आपने काम की तो हो एक, यानी उत्तर की तो होगी 1/4। सिंपल, बस, ठीक है। मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं, ऐसे हम लोग कचरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका फाइनल उत्तर हमारे पास में क्या हो गया? 1/4। मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां से आगे काम करते हैं। अगला प्रश्न, 0 चित्त आने की प्रायिकता। अब थाने ध्यान है कई टावर के एक ना जाने कई टावर के घुची करो भाई, अनुकूल परिणाम वाले कितना लिखना है? 4 और 0 आ तो 0 चित्त आने की प्रायिकता। भाई 0 दे कैसे तो ऐड कर दिया 0 आल। अब घर राती उड़ाओ आपने नंबर आती अरबान मूर्खा ध्यान को ने एक कर दियो आपा गलत कर दियो। क्या गलत कर दियो? देखो अब देखो मैं था लॉजिक के साथ बताऊं, ठीक है। ओ क्या है? 0 चित्त आने की प्रायिकता। 0 चित्त का मतलब होता है जिसके अंदर H दिखना ही नहीं चाहिए, H होना ही नहीं चाहिए। तो H मान 2 है, इमा 1 है, इमा H 1 है, लेकिन इमा H है के इसके अंदर H नहीं है, लेकिन आपने काम वो एक हुई कौन हुई 0 चित्त की माव है। 0 चित्त आ रहा है TTL, बाकी सगला माव है। तो आपने काम को एक आदमी आ गयो कौन आ गयो, अरे 0 थोड़ी लिखा आपा, तो अठा कितो लिखा 1 लिखा। तो आपने काम की तो होती 1/4। और वे कुल जगह सही ढंग नहीं पढ़ी, जो इस वीडियो को नहीं देखेगा वो कितना लिख के आएगा? 0/4 लिख के आएगा। तो आपको ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है। अब देखो अगले प्रश्न में आते हैं। मेरे हिसाब से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम आराम से आएगा, एकदम स्लो से देखो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो इसको सेम टू सेम वीडियो को दोबारा से देखो, पूरी कहानी समझ में आएगी आपको, ठीक है। यहां से देखो आगे 3 नंबर प्रश्न, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। अब मुझे पता है कि जब बच्चे ये लाइन पढ़ते हैं ना कम से कम चित्त आने की प्रायिकता, तो वो सारी की सारी बातें भूल जाते हैं कि ये कम से कम एक चित्त की मतलब है केक बाबा। तो आप शुरुआत में बात करें आप किंग आधार पर आज काम करें, आज आप सिर्फ ट्रिक आधार पर, ठीक है। अब जैसे मान लो सोनू और मोनू 2 दोस्त है, अब बे दोनों जा रहे हैं घर स्कूल। अब सोनू ने क्यों भाई आज तो मोनूरा 2 फांक डाले, जब सोनू के मोनूरे मोनूरे नहीं आती कम 1 फांक तो खड़ा भाई, कम से कम कितनी फांक खड़ा? 1 फांक तो खड़ा, ज्यादा खड़ा तो तेरी
इंच है। अब आपको उस बात से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा, आपको ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्लास एकदम अच्छे आपको याद रहे, बातें समझ में आए। तो वो क्या कहेगा उसे, कम से कम कितनी फांकड़ा, एक फांकड़ा, ज्यादा खड़ा तो तेरी इंच है। भाई आप अपने दोस्त से ये तो कहो भाई कम से कम एक फांक तो खड़ा, ज्यादा खड़ा तो तेरी इंच है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त आने की पड़ेगा, अर्थात कम से कम एक ऐच होना चाहिए, एक ऐसे होना चाहिए, ज्यादा है तो चार। वही बात है दोस्तों वाली कि कम से कम कितनी फांक खड़ा रहे, एक फांक तो खड़ा, ज्यादा खड़ा तो तेरी इंच है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कम से कम एक चित्त, मतलब एक ऐस तो होना ही चाहिए, दो है तो यहाँ अपने काम है चार, एक फांक खड़ा तो पर दिया, दो खड़े तो घना राज्य। हाँ भाई बात सही होगी कि कम से कम एक चित्त, तो कम एक चित्त तो होना चाहिए, दो चित्त यानी कि दो है तो यहाँ अपने काम है चाली। अब चित्त और ऐसे एच में आप कंफ्यूजन मत होना, चित्त का मतलब होता है हेड और उसको शॉर्टकट में लिखा एच, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना, अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर तो ऊपर हो जाना भाई, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, मतलब अपन ने एक एच तो देख लो, ये एक एच तो देख लो, ये तो एक एच की हो गया एच टी, टी एच इमा तो एक ही एच को नहीं, मतलब तो लाइक नहीं, लेकिन इन दो एच गैप को नहीं, तो इसको भी हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास में काम के कितने हो जाएंगे, तो हमारे काम के हो जाएंगे एक तो एच एच, एक हमारे पास में कौन हो जाएगा एच टी, एक कौन हो जाएगा हमारे पास में टी एच। तो हमारे काम में कितने हो गए तीन, अनुकूल परिणाम कितने हो गए तीन, और कुल परिणाम कितने हो गए चार। मेरे हिसाब से आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी, ठीक है, अगर जो आपने ट्रिक को सही ढंग से और सही ध्यान से देखा है। अब देखो आगे आते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। इस प्रश्न को और सही ढंग से आपने समझ लिया तो खत्म है, दो सिक्कों वाली कहानी खत्म है, दो सिक्कों को उछालने वाली कहानी पूरी खत्म है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता। अब अधिक से अधिक हम टावर कहीं पूछते भाई वो के अधिक से अधिक कैसे करें इनको, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक लगाएंगे। जैसे सपोज करो कि अब आ रहे चलन लाग रही है सावा, तो सावा चलन जरा आपा के करा आपा भी भाई राजी हो भाई, अब तो जार नाच रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, कतलिया खा रहा है, तो आपा क्या भाई गाड़ी में, जैसे मान लो सपोज करो गाड़ी अंदर काठी ब्रिज की, अब जावा तो खुला खुला जावा तो आपा भीड़ में थोड़ी जावा, तो आपा क्या कि भाई गाड़ी खचाखच ब्रिज की, ज्यादा हो ज्यादा की तो भेज दो थे, एक आदमी भेज दो, क्यों भेज दे भाई, क्योंकि गाड़ी क्या होगी माइन गाड़ी खचाखच है ब्रिज की, तो ज्यादा हो ज्यादा की तो आदमी भेज सको थे, एक आदमी भेज सको। अगर जी वो नहीं आए तो मार तो काम है चाल, क्यों, क्योंकि गाड़ी क्या होगी गाड़ी खचाखच है ब्रिज की, बस सही बात है। देखो अधिक से अधिक एक चीज आने की प्रायिकता, मतलब ज्यादा हो ज्यादा थे कि तो आदमी भेज दो, एक आदमी भेज दो, क्यों, क्योंकि गाड़ी के विकट मैनू खचाखच है बरीजगी, वो नहीं आई तो काम चाली, लेकिन ज्यादा हो ज्यादा थे कि तो भेज सको, एक आदमी भेज सको। अब बात लॉजिक लगाना था ना इजी का, कि अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता, ज्यादा हो ज्यादा एच की तो होना चाहिए एक, अगर वो एक एच नहीं हुई तो काम है चाली, तो ज्यादा हो ज्यादा एक एच का क्या पकड़े, एक एच देखो मैं इसको यहां से मिलाता हूं, एक एच मई है, एक एच मई है, तो एक चीज तो फिक्स है कि एच टी तो आई सी और बाद में टी एच भी आई। अब मेन चीज है कि आगने मुकिन लेवा, तो आगने में बात करी ना कि भाई ज्यादा हो ज्यादा थे कि तो भेज सको, एक आदमी भेज सको, अगर जी वो नहीं आई तो काम में चाली, मतलब एच एक आती तो काम चाली, तो एक एच आई तो जगह तो ले लिया, अगर जे एच नहीं आई तो काम चाली, क्यों, क्यों गाड़ी के काठी माइनो खचा खचे ब्रिज की, यानी आप अकेले यहां टी टी ले अकेले टी टी, समझ में कौन एक बात समझ में नहीं, चलो मैं एक बार फिर से बताता हूं। आपने बात की था भाई गाड़ी काठी माइनो खचा खचे ब्रिज की, ठीक है, सही ढंग से समझो, आप ध्यान इधर उधर मत ले दो, गाड़ी अंदर से काठी खचा खचे ब्रिज की। अब आप क्या कहोगे भाई ज्यादा हो ज्यादा कितना आदमी भेज सको थे, एक आदमी भेज सको, अगर वो नहीं है तो काम है चाली, क्यों गाड़ी काठी माइनो ब्रिज की, तो बस की सिचुएशन है एच एक आए तो काम चाली, एच एक आए तो काम चाली, एच नहीं आए तो काम चाली, मतलब एच नहीं आएगा तो भी काम चलेगा, दो आदमी आ जाए तो बिल्कुल ही काम चले, दो एच आएगा तो बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा, कम की तो आदमी आना जाए एक, सॉरी अधिक से अधिक कितना आया काम होता है एक, तो एक एच और यो एक एच और यो, अगर एच नहीं आए तो काम चाहे तो अपन ले लियो टी टी, यानी आपने काम का कितना हो गया 3 और कुल कितना है 4, तो कुल तो 4 फिक्स है,
अब ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न बनेंगे 3 सिक्कों से लेकर। तो मैं एक बार इनको मिटा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आए तो आपको उन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने अगला जो टॉपिक लिया है, अगली जो घटना है हमारे पास में वो है 3 सिक्कों को, यहां पर देख सकते हो 3 सिक्कों को एक साथ उछालना या एक सिक्के को 3 बार उछालना। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मान लो 3 सिक्के हैं, उसको एक साथ उछाल रहे हैं। अब आप गुरुजी आपा के हाथ तो 2 या 3 सिक्का क्यों उछाल सका, मान लो एक आपा हो गया, एक आपा का कोई पड़ोसी है, तो 2 सिक्का तो आपा हाथ में, एक सिक्को बिया हाथ में, आपा तीनों सिक्का ने एक साथ उछाले और कितनी बार उसमें कितना कितना परिणाम आ सके, अलग अलग कितनी वैरायटी आ सके वे अपन लिखनी है। बिंग बाद मान लो सपोज करो आपा का 3 सिक्का कोनी, आपा का एक ही सिक्को है, जब आपा एक ही काम का तो भाई एक सिक्को जब आपा क्या करें बी एक सिक्के 3 बार उछाले और बाद में परिणाम लिखा, अब कितना परिणाम भी आपा लिखना पड़े। अब का दोनों काम आ गयो, अब आपा ना ना आपा ट्रिक को काम करे, आपा दिमाग लगाए तो कोनी टावर और दिमाग ब्लास्ट हो जाए तो दिमाग फिर लगाया आपा। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा कि 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं। तो ऐसे सोचो आप, सकलों में थोड़ा दिमाग लो, क्या सोचो कि मान लो सबसे पहले हमने उछाला क्या आ गया एच एच एच, चित चित चित। दूसरी बार उछाले आपा क्या आ सके, आपा कने मान लो पहला एच आ गयो, दूसरी बार क्या आ गयो टी टी, सही है। मान लो बड़ा उछाले पहला एच आ गयो, पहला टी आ गयो, बाद में एच 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 आ गयो। अब थे के गुरुजी तो माउंट पेस कौन पड़े, ठीक है थे बता दियो, मैं घड़ा ही रख लिया बट भूल गया पक्ष में के करे, तो टेंशन आ जाओ। आपका एक ट्रिक है छोटी सी, के ट्रिक है इन छोड़ो थे एन अनपढ़ जो चुल्ला में ट्रिक, तो आप एक तकनीक ट्रिक निकाल बढ़िया सो दिमाग लगाओ, के लगा मान लो 4 थे एच लिखो, 4 के लिखो एच और 4 के लिखो टी, 4 फंड लिखनी है टी, 1 2 3 4, 4 एच 4 टी। बिंग बाद में ये करो 2 एच 2 टी, 2 एच 2 टी, 2 एच 2 टी, याद है जी 4 एच 4 टी, बिंग बाद में 2 एच 2 टी, 2 एच 2 टी, बिंग बाद में 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी। तो जिसका कुल मिला एक परिणाम आवा नहीं आपका, एक कुल मिला कितना परिणाम आवे 8 परिणाम आवे, फिक्स बात है। ते थे आराम दिमाग लगा चे कितना ही दिमाग का घोड़ा दौड़ा लिया, कुल मिला कितना परिणाम आए 8 आए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब याद रख लिया कि 4 एच 4 टी, बिंग बाद में 2 एच 2 टी और बिंग बाद में 1 एच 1 टी। ये ट्रिक को आप याद रख सका, मेरे हिसाब में 8 परिणाम याद रहेगा, कोई दिमाग कौन लगाए आप, ठीक है। अब ये प्रश्न की हिसाब उठी, ये 4 प्रकार का मैं वापिस प्रश्न बने, अगर जो आप 4 प्रश्न समझो तो 3 सिक्का में समझे तो प्रश्न खत्म है कहानी। एक सिक्का को आपा कर लिया, 2 सिक्के की भी आपा कर लिया, अब ये 3 सिक्का और कर लिया, तो सिक्का में समझ जितना भी प्रश्न आए ना किसो भी हो बिना आराम उठे हल कर सको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रश्न दिया है कि 3 चित्त आने की प्रायिकता, तो 3 चित्त एक का संग होगा, कहने का मतलब है 3 चित्त का मतलब है 3 एच भेड़ा दिखा पाए, तो और 3 टी है और 1 2 टी 1 एच है, अपन तो 3 एच सग दिख रहा है, 3 चित्त सग दिखना चाहिए, तो 3 चित्त सग कर दिखे ना, तो यहां पर है ना यहां पर है ना यहां पर है, यहां पर कहीं पर नहीं है, सिर्फ अपने पास में यहीं पर है जहां पर हमारे पास में कितने हैं 3 चित्त है 3 एच है। यानी आपने काम को कितना हो गयो, आपने काम को अनुकूल परिणाम कितना हो गयो, अनुकूल परिणाम सिर्फ और सिर्फ 8 परिणामों कितना है, एक ही परिणाम, यानी कुल तो फिक्स है, कुल तो 3 सिक्का कुल परिणाम तो कितना हो गयो 8 और 8 मुआ आपने कितना काम को है 1, यानी उत्तर कितना होती 1/8, सिंपल कहानी एकदम, ठीक है। मेरे हिसाब आप थाने पूरी बात समझ में आई होगी। अब देखो आगे चलना थोड़ा, दूसरा प्रश्न, कम से कम एक चित्त आना, कम से कम दिखता है सोनू डायर मोनडा नहीं याद कर लिया, कम से कम यहां पर देखा है कम से कम एक चित्त, चित्त का मतलब हो गया एच, चित्त का मतलब क्या हो गया हेड, चित्त का मतलब हो गया हेड, इसका मतलब है एच की बात चलने लग गई, ठीक है। तो कम से कम चित्त, कम से कम एक चित्त आना कि कमो कम कति फांकड़ा, एक फांक तो खड़ा दे, ज्यादा खड़ा तो तेरी इनसे, वो सही काम अपन करना है कि अपन ने कमो कम एक एच देखना, ज्यादा एच हो तो ही काम चाले, नहीं खड़ा है बिल्कुल ही कौन चला आपा आधा कर लेना,
अगर जे अपन नहीं करे तो कम से कम कितनी फांक करानी है, एक, ज्यादा करो तो तेरी इंच है, तो कम से कम कितो एस दिखनो चाहिए, एक एस दिखनो चाहिए, अगर जे ज्यादा एस दिखी तो काम में 40, तो अपन एक एच, देखो इसके अंदर एच नहीं है, टी है, तो अब वो तो बिल्कुल ही बोला इनमें एक एच वो भी काम 40, इसके अंदर भी एक एच है, इनमें दो एच है 40, दो फांक रहे तो ये काम 40, इसके अंदर एक एच है ये भी चलेगा, इसके अंदर दो एच है ये भी चलेगा, इसके अंदर दो एच है ये भी चलेगा, इसके अंदर तीन है तो तीन खाए तो फांका आपने वाली नहीं खाए बिल्कुल कौन सा है, तो आपने काम कितना लोग हो गया, 7 लोग हो गया, एक है जो आपने काम कौन क्योंकि के कौन एच कौन, तो आपने अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल परिणाम में, तो इमा आपने अनुकूल परिणाम कितना हो गया 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल तो फिक्स है कितना रही 8, और 8 में आपने कितना काम का हो गया 7। अब देखो लाल प्रश्न आता है कौन ये प्रश्न सेम टू सेम मेरे, बाकी बस थाने दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि बेटे 10वीं में। अब देखो यहां से आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न वही सेम टू सेम पीछे वाले प्रश्न जैसे मैंने बनाए और ऐसे प्रश्न ही देखने को मिलेंगे परीक्षा में, अगर जे आई तो 16 प्रश्न आई यूसुफ तो थोड़ा सा दोहरा प्रश्न उठाए बे ताकि ये सब प्रश्न करो नहीं थोड़ा दिमाग जो थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा सा ज्यादा सोचने लग जाए, ठीक है ना। अब देखो यहां से आगे, तो आगे हमारे पास में क्या प्रश्न है 3 नंबर, प्रायिकता 0 पट आना, 0 पट आना, जीरो देखते हैं टाबर देख रहे हैं कि कुल तो भाई 8 है, 8 जीरो आ गयो मतलब ठीक है जी 0। अब भाई राजू का 1 नंबर आप पक्का हो तो, अरे बन मूर्ख ध्यान को नहीं, 0 पट को के मतलब है, पट का मतलब होता है टेल, क्या मतलब होता है टेल, मतलब चर्चा की चल है टी की, तो अपन हम इस चीज देखेंगे जिसका टी वही ना, तो टी किम कौन टी इसके अंदर भी है, लेकिन ऊपर वाला एक नहीं, देखो थोड़ा ध्यान, इन थोड़ा ध्यान देखे थे एच एच एच, तो 8 मुआपा कर एक ही है कौन से कम टी यही कौन एक है ना, तो एक आपा कर अनुकूल परिणाम की तो होती एच एच एच, यानी आपने काम की तो हो गया 8 हम 1 हो गया, तो आपने उत्तर की तो होती 1/8। मेरे हिसाब से सर पूरी बात समझ पाइए भाई, 0 पट का मतलब होता है जिसके अंदर टी होना ही नहीं चाहिए, तो 8 मु एक सिचुएशन इसी कौन के एच 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 जगह टी को नहीं, तो आपने काम को एक लोग हो गयो कौन हो गयो, तो उत्तर की तो आ गयो 1/8। अब देखो अगला लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न चौथा, इसके ऊपर मैं स्टार लगाऊंगा भाई क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि अधिक से अधिक एक चित्त आना, अधिक से अधिक व्यावाद कर लिया, 100 आता है बस 1000 याद कर लियो, अधिक से अधिक आता है कि याद करियो 100 याद करियो, और कम से कम आता है कि याद करियो 100 एंड मोडल याद करियो कि सर वैसे जा रहे हैं ठीक है, फांक वाली सिस्टम है, एक बार मैं आपको ये समझाता हूं, वैसे तो आपको आ रहा है क्या है अधिक से अधिक चिताना, गाड़ी में बैठा शादी में जान ला गया गाड़ी काठी मायनो ब्रिज की खचा, तो आप के कहे भाई कि ज्यादा की तो आदमी बेचते हैं एक बेचते एक क्यों बेच क्यों गाड़ी तुम्हारी काटी काटी ब्रिज की खचा के भाई गाड़ी तो ब्रिज की, अब ज्यादा की तो आदमी बेच सके तुम एक आदमी बेचते, अगर जब वो नहीं आई तो काम है चाल क्यों, क्योंकि हमारा तो गाड़ी काठी ब्रिज ही है भाई, मैं अगर जब वो आदि चलो मैं एडजस्ट कर थोड़ा बोला जैसे करे मैं बैठा है मैं थोड़ा बोला सिरे क्या या उससे क्या मैं हमारे घोड़ा पर बैठा है जब पहला टाइम में बैठता, ठीक है ना, तो जाता हूँ कि तो आदमी बेच सको थे एक, अगर जब वो नहीं आए तो काम में चाल क्यों गाड़ी तो काठी मैंने ब्रिज है व्यवस्था में कोई दूसरे चीज बेच दो, मार तो गाड़ी काठी ब्रिज की, अगर फिर भी तेजा हो तो ज्यादा होता कि तो बेच सको एक आदमी बेच को, बस सगी थोड़ी सी साइकोलॉजी लगो थोड़ा सा दिमाग लगो और सगी चीज अप्लाई हुआ है कि अधिक से अधिक एक चित्त कि ज्यादा हो ज्यादा कि तो एच होना चाहिए एक एच होना चाहिए, अगर वो एक एच नहीं हुई ना तो आपने तो काम में चाल, तो एक बार वास्तव में इसको यहां से एक बार इनको हटा देता हूं चीजों को। अब देखो यहां पर आप सारे ध्यान से देखो कि एक एच आप की कनेक्ट एक एच देखो यहां पर है 3 एच है यहां पर एच है नहीं, अपन की तो एच चाहिए, चित्त का मतलब होता है हेड, चित्त का क्या मतलब होता है हेड, मतलब किंग की चर्चा चल है एच की चर्चा चल है, तो अपन ज्यादा हो ज्यादा की तो एच कम से कम की तो अधिक से अधिक की तो एच देख रहे हैं एक, अधिक से अधिक की तो एच देख रहे हैं एक, अगर जे एच नहीं हुई एक तो यहाँ पे काम है 40, तो 8 की तो अपन एक एच ही है, एक एच इसके अंदर भी है, इसके अंदर 2 एच है इसको नहीं ले सकते, इसके अंदर एक एच है ये भी चलेगा, इसके अंदर 2 एच है ये नहीं चलेगा, इसके अंदर 2 एच है ये भी नहीं चलेगा, इसके अंदर 3 एच है ये भी नहीं चलेगा, इसके अंदर बिल्कुल एच नहीं है मतलब ये भी चलेगा, तो आपने अनुकूल किसा किसा हो गया, आपने अनुकूल किसा किसा हो गया, तो आपने अनुकूल हो गया एक तो हो गया एच टी टी,
उसके बाद में आपका बड़ा अनुकूल कौन हो गयो टी एच टी, उसके बाद में आपका अनुकूल कौन हो गयो टी टी एच, और उसके बाद में कौन हो गयो टी टी टी। तो आपने काम का कितना जना हो गया 4, तो अनुकूल तो 4 हो गया, कुल कितना है 8। अब इसको काट दो, एक तो चौक दो तो काट, यानी उत्तर की तो आ गयो 1/2। मैंने आपको एकदम सरल शब्दों में बता दिए, ठीक है ना। अब मैं मिटाकर अब यहाँ पर हम लोग करेंगे पासों से संबंधित बात। देखो जो हमारे पास में अगला टॉपिक होने वाला है वो है घटना एक पासे को फेंकने पर। अब आप सभी ने पासा देखा होगा। अब पासा जैसे मान लो आप हम लोग जैसे लूडो खेलते हैं, जो वो गोटी होती है उसको पासा बोलते हैं। तो पासा वो कुछ इस प्रकार सा होता है, मैं आपको उसका डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो पासा वो कुछ इस प्रकार का सांप होता है हमारे पास में। आप सभी ने जनरली सभी ने खेलना ही होगा, और ये खेल तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे खेलते ही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा गेम होता है ये। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास में क्या होता है पासा होता है, जिसके ऊपर अंक लिखे होते हैं कुछ, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, और मान लो एक अंक इसके पीछे लिखा होता है, इस एक के जस्ट पीछे भी लिखा होता है ना, तो वो उसके अंदर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर कितने अंक लिखे होते हैं 6 अंक लिखे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब एक पासे को हम लोग फेंकते हैं तो जो कुल परिणाम है, जो कुल परिणाम है वो हमारे पास में कितने आते हैं 6 आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर जो कुल परिणाम हमारे पास में कुल परिणाम है वो कितने आते हैं 6 आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो जो कुल मिलाकर जो कुल परिणाम है वो हमारे पास में कितने हो जाते हैं 6 कुल परिणाम हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब इस एक पासे से संबंधित कुल मिलाकर 4 ही प्रश्न बनते हैं मात्र ही। अगर जो आपने इन 4 प्रश्नों को सही ढंग से कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूं आपके कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। मात्र और मात्र कितने प्रश्न बनते हैं 4 ही प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से सम संख्या, विषम संख्या, बाध्य संख्या और अबाध्य संख्या, और ये चारों प्रकार की संख्या आपको आनी चाहिए। ये संख्या वैसे तो मैंने जब पहले प्रश्नावली पढ़ाई थी तब मैंने बताया था एक, लेकिन अगर जो आपको फिर भी नहीं आ रही तो मैं एक बार और बताता हूँ। अब देखो सम संख्या कौन सी होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो सम संख्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या तो हमें तो बस 6 संख्या तक की पता होना चाहिए कौन सी सम है कौन सी विषम है। तो हमारे पास में सम संख्या वे संख्या होती है जिसके अंदर 2 का भाग जाता है। 2 का भाग किसके अंदर जाता है 2 4 6, तो ये 2 संख्या होती है हमारे पास में सम संख्या होती है। जैसे मान लो कौन सी होता है कि 2 4 6, ठीक है, ये 2 संख्या होती है हमारे पास में क्या होती है सम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है विषम संख्या। तो विषम संख्या भी आप सभी को पता होना चाहिए। विषम संख्या वे संख्या होती है जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता। सम संख्या तो वे संख्या होती है जिनके अंदर 2 का भाग जाता है, जबकि विषम संख्या वे संख्या होती है जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता। तो कौन कौन सी हो जाएगी 1 3 5, ठीक है, ये संख्या हो जाएगी, कैसे चलती रहेगी 2 3 5 7 9, ठीक है। हमें तो बस 5 तक ही चाहिए, क्यों क्योंकि 1 से 6 तक हमारे पास में संख्या। बस आपको लॉजिक समझना है भाई कौन सी सम है कौन सी विषम है। उसके बाद में हमारे पास में आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका गुणनखंड होता है। जैसे हमें पता है कि 1 का गुणनखंड नहीं होता, 2 का भी गुणनखंड नहीं होता, 3 का भी गुणनखंड नहीं होता, 4 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 2। अब जिस संख्या का गुणनखंड होता है वो हमारे पास में क्या होती है भाज्य संख्या। यानी 4 हमारे पास में क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। 5 का गुणनखंड नहीं होता, 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 3, तो 6 भी हमारे पास में क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि कौन सी भाज्य संख्या होती है वे संख्या भाज्य संख्या होती है जिनका क्या होता है गुणनखंड होता है। समझ में आगे का नहीं। उसके बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होगी जिनका गुणनखंड नहीं होता। तो गुणनखंड किसका नहीं होता, एक तो 2 का नहीं होता, एक 3 का नहीं होता, एक 5 का नहीं होता। तो ये 2 संख्या ये हमारे पास में क्या है अभाज्य संख्या। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछली बार अर्थात जो पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ना वो हमारे पास में कौन सी होती है 2 होती है।
और इस बार हो सकता है प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना वो हमारे पास में कौन सी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अल्टीमेटली आप सभी को ये 4 संख्या समझ में आ गई होगी कि कौन सी भाज्य, कौन सी अभाज्य, कौन सी सम और कौन सी विषम। बस ये समझो कि आपको काम होगी मोटा मोटी। ठीक है, तो इन सब में आपको सबसे पहले प्रश्न ये 4 ही बनते हैं। अगर ये 4 प्रश्न आ गए तो समझो पूरी कहानी समझ में आ गई। प्रश्न एक पासे से उठेगा तो इन 4 प्रश्नों में से उठेगा, पक्की बात एकदम। समझ में आ गई ना बात। तो हमें एक बात तो पता है कि हमारे पास में सम संख्या पूछेगा तो सूत्र तो वही लगेगा, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब मेन चीज क्या है, कुल परिणाम तो सभी में फिक्स है। कितना हो जाएगा, कुल परिणाम तो सभी में 6 ही होगा, ये तो फिक्स बात है। एक बात तो फिक्स है कि पास से संबंधित प्रश्न आ गया तो कुल परिणाम तो फिक्स होते हैं। कितने होते हैं, 6। अब अनुकूल परिणाम सम संख्या आने, अब इन 6 संख्याओं में सम संख्या कितनी है, सम संख्या एक तो हमें पता है सम संख्या कितनी होगी, 2 4 6, यानी कितनी होगी 3, यानी अनुकूल परिणाम कितनी हो जाएगी 3, और बराबर में कितना हो जाएगा 1/2, 3 के पारे से काट दी, 1 3 3 2 3 6। उसके बाद में विषम संख्या की बात करें, कुल तो 6 होगा, अब इसमें से विषम संख्या कितनी होती है 1 से 6 तक, तो 1 3 5, यानी कितनी होगी 1 2 3। हमारे काम में कितनी होगी, अनुकूल कितनी होगी 3, यानी 3/6, 3/6 की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/2, 3 के पारे से काट देंगे इसको। ठीक है, अब देखो यहां से आगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमारे पास में कितनी होती है 1 से 6 तक, तो भाज्य संख्या होती है 4 और 6, यानी कितनी होगी कुल मिलाकर 1 2 4 1 6, यानी 2 संख्या ही हो गई। तो हमारे काम में कितनी हो गई 6 में से 2 भाज्य संख्या की अगर बात करें, यानी उत्तर कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि 2 के पारे से हमने 6 को काट दिया। उसके बाद में अगला प्रश्न है लास्ट चौथा, कौन सा प्रश्न है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी होती है इसके अंदर, 1 2 3 2 3 5, यानी 3 संख्या हो गई, यानी उत्तर कितना हो जाएगा 1/2। ये है हमारे पास में एक पास से संबंधित प्रश्न। मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी बात समझ में होगी कि एक पास से हम लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 2 पास से संबंधित। एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब देखो बच्चों, हमारे पास में जो 2 नंबर घटना है वो कौन सी है, 2 पासों को फेंकने पर। अब 2 पासों को फेंकने का क्या मतलब है, 2 पासों को फेंकने का मतलब है जैसे पीछे हमारे पास में एक पासा था तो कुल मिला के कितने परिणाम आए थे, 6 परिणाम आए थे। अब सपोज करो हमारे पास में 2 पासे, अब 2 पासे वाले प्रश्न जनरली परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको लिए और इसके ऊपर तो मैं स्टार्ट करूंगा भाई, क्योंकि यूं समझो कि 99% स्थान से 2 पासों संबंधित प्रश्न पूछने के लिए। अब ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास में 2 पासे मैंने उछाले, अब मान लो पहले वाले पे भी 1 आ गए और दूसरे वाले पे भी मेरे पास में कितना आ गया 1, फिर से मैंने दोनों पासों को उछाला, एक पर मान लो 1 आ गया, दूसरे पर कितना आ गया 2। अब ऐसे जब कुल मिलाकर हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास में कितने परिणाम बनते हैं, कुल मिलाकर 36 परिणाम बनते हैं। अब ये 36 परिणाम मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि टाइम के हमारे पास में क्या हो जाए, बचत हो जाए। बाकी आप ध्यान रख सकते हो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, उसके बाद में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास में टोटल परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं, 36 कुल परिणाम होते हैं। ये बात आपको याद रखनी कि 2 पासों को फेंकने पर जो कुल परिणाम होते हैं वो हमारे पास में कितने होते हैं 36, और वो 36 के 36 परिणाम आपको आने भी चाहिए भाई कौन कौन से होते हैं। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई बात। अब जनरली मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न बनाए हैं और ये चारों प्रश्न बुक में से उठाए गए हैं। अगर ये प्रश्न आता है तो इन 4 प्रश्नों जैसे आएगा हो ना हो, मेरे हिसाब से तो मैं आपको यहाँ पर स्टार दूंगा। ये 2 प्रश्न यूं समझो कि बहुत ही पूछने की संभावना है साथ, तीसरा और चौथा प्रश्न। अगर ये पहला और दूसरा पूछता है तो ये आपको तरीका ध्यान रखना है किस प्रकार से हम लोग इस प्रश्नों को डील कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पहला दूसरा दोनों प्रश्न भी देखने हैं, तीसरा चौथा ये 2 प्रश्न भी देखने हैं। अगर ये 2 पासों से पूछेगा तो इन 4 प्रश्नों के बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना, अगर ये आपने इन 4 प्रश्नों को समझ लिया, मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये लगता है कि जहां तक मेरी नॉलेज है कि इन 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आएगा, ये पक्की बात है। अगर ये फिर भी अलग आता है तो इनके जैसा आएगा, संख्या चेंज कर सकता है लेकिन आपको तरीका तो याद रख सकते हो ना, ये बात है बस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा है कि अंकों का योग 5 हो, अंकों का योग कितना हो 5। भैया भाई यहाँ पर चेक करो, सबसे पहले मैं टेबल इधर साइड में कर
सबसे पहले देख लो यहाँ पर अंकों का योग 5 कहां हो रहा है, 5 कहां हो रहा है भाई, 5 एक तो मुझे दिख रहा है कि 5 एक तो 4 एक कितना हो गया 5, और इसके अंदर ढूंढो भाई 5 कहां पर हो रहा है। देखो टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 4 1 5, 2 3 5, 3 3 6, 3 2 कितनी हो गई 5, 4 1 कितनी होगी 5। अब मुझे लगता है कि जैसे आप बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा भाई अंकों का योग 5 ढूंढने में, तो इसके लिए जबरदस्त हमारे पास में ट्रिक होती है कि सर हमें कैसे पता चले कि अंकों का योग 5 है, अंकों का योग 6 है, अंकों का योग 7 है, अंकों का योग 8 है, कितनी वो हमारे पास में आती है। तो उन सबको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसको देखो आप लोग ध्यान से, 1 और 1 कितना हो गया 2, सिंपल है ना कि अंकों का योग 2 हो तो आप सीधा यहां पर देख सकते हो 1 और 1 2, बाकी इसमें कहीं भी आपको अंकों का योग कितना नहीं दिखेगा 2 नहीं दिखेगा, सिंपल है। उसके बाद में यहां पर देखो आप ऐसे 2 1 3, 1 और 2 कितने हो गए 3, अंकों का योग 3 और सिर्फ हमारे पास में कितने ऑप्शन होते हैं 1 और 2, 2 ही होते हैं मात्र, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे इसको आप जोड़ो, 3 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 कितने हो गए 4, यानी हमारे पास में अंकों का योग 4 हो, वो कितनी वैरायटी है 1 2 3, तो सीधा आप अनुकूल परिणाम की जगह कितने लिख देंगे 3, टोटल तो कुल तो 36 होंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाता है ये आसान हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। अब देखो आगे भी आप लोग देख सकते हो, जैसे मान लो 4 1 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, 2 और 3 भी कितने हो गए 5, और 4 1 कितने हो गए 5, यानी 5 अंकों का योग हो, ये हमारे पास में कितनी वैरायटी है 1 2 3 4। तो अगर ये आपको ऐसे याद होगा, मतलब ऐसे तरीका समझ में आ गया, तो कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनमें आपको पता है कि अंकों का योग 5 सिर्फ इस एक लाइन में, और कहीं पे भी अंकों का योग क्या नहीं बनेगा 5 नहीं बनेगा। आपको पता होना चाहिए अंकों का योग सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन के अंदर ही है, बाकी कहीं पर भी आप जोड़ोगे ना तो आपको जो अंकों का योग है वो कितना नहीं मिलेगा 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अंकों का योग 6 हो, 5 1 6, उसके बाद में 4 2 6, 3 3 6, 2 और 4 6, 1 और 5 कितने हो गए 6, तो अंकों का योग 6 हो, तो ये वाली लाइन देखनी है हमें, ठीक है। उसके बाद में अंकों का योग कितना हो 7 हो, तो इस लाइन को देखना है, आप देख सकते हो सारे के सारे 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, ठीक है। टोटल सारे योग कितने हो रहे हैं हमारे पास में 7 ही हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ से 6 और 2 कितने हो गए 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 6 और 2 कितने हो गए 8, ये लाइन हो जाती है अंकों का योग कितना हो 8। उसके बाद में ये लाइन देखो आप 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 6 और 3 कितने हो गए 9, ये लाइन अंकों का योग 9 वाली है। उसके बाद में ये देख सकते हो आप सारे 6 और 4 10, 5 और 5 10, 4 और 6 कितने हो गए 10, ये लाइन योग 10 वाली है। अब आप इसको याद कर सकते हो 6 और 5 11, 5 और 6 11, तो अंकों का योग 11 हो, ये लाइन है। उसके बाद में अंकों का योग कितना हो 12, तो ये हमारे पास में ये लाइन हो सकती है, और कहीं पे भी आप जोड़ोगे तो आपको अंकों का योग 12 नहीं मिलेगा। तो कितनी सिंपल हो गई कहानी, मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब देखो पहले प्रश्न में चलते हैं, चुटकियों में हम लोग हल कर लेंगे उसको। तो अंकों का योग 5 हो, तो एक चीज तो फिक्स है कि कुल परिणाम तो कितने होंगे 36, कुल परिणाम तो फिक्स है कितने होंगे 36। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अंकों का योग 5 हो तो भाई अंकों का योग 5 वाली लाइन देखो 2 ही हो गया 3 ही हो गया 4 ही हो गया 5 योग वाली ये लाइन है, तो कितने परिणाम आ रहे हैं 1 2 3 और 4, यानी हमारे काम में कितने हो जाएंगे 36 में से 4 परिणाम काम के है। अब आप इसको काट भी सकते हो, 1 चौक चौक और 9 चौके 36, यानी इसका जो प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी 1/9, सिंपल सी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखो अंकों का योग 13, अब एक चीज तो फिक्स है कि कुल परिणाम तो कितने आएंगे 36 ही आएंगे, ये बात तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, एग्री हो आप सारे यहां तक। उसके बाद देखो आगे अंकों का योग 13, अंकों का योग 2 आता है 3 भी आता है 4 आता है 5 आता है 6 आता है 7 भी आता है, अंकों का योग 8 9 10 11 और 12। जब दो पासों को फेंकते हैं तो अंकों का योग सिर्फ और सिर्फ कहां तक आता है 12 तक आता है। आप कहीं पे भी जोड़ दो अंकों का योग आपको 13 मिलेगा ही नहीं इसके अंदर, तो इसके अंदर अंकों का योग 13 है ही नहीं, तो वहां पर हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमारे पास में उत्तर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको लिया है, ये सारे बुक के प्रश्न है, ठीक है, सारे के सारे बुक के प्रश्न है, आप सभी को आराम से समझ में आने चाहिए। अब देखो यहां से आगे तीसरा प्रश्न, 5 किसी भी बार में नहीं आए, 5 किसी भी बार नहीं आए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि हमें उनको ढूंढना है जिसके अंदर 5 किस आए नहीं, वो कितनी संख्या है।
तो 5 देखो किसके अंदर नहीं आ रहा, वो आपको ध्यान से देखना है। 5 किसी भी बार में नहीं आए, तो आपको वो चीज देखनी है जिसमें 5 आई नहीं। देखो मैं बताता हूं आपको, ट्रिक बताता हूं। ये देखो इसके अंदर 5 आ रहा है पूरे के अंदर, ये देखो ये 5 आ रहा है सब में, इस लाइन में 5 आ रहा है, 5 5 5 5 5 5, और 5 किस में आ रहा है, और ये एक 5 वाली लाइन, ये देखो एक इसके अंदर 5 आ रहा है। अब आप पूरी टेबल के अंदर देख लो, इस लाइन को छोड़कर और इस लाइन को छोड़कर किसी भी लाइन के अंदर आपको 5 नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 है, सब जगह 5 है, यहाँ पर भी 5, और देखो आपको कहीं पर भी 5 नहीं मिलेगा, कहीं पर भी 5 है नहीं मिलेगा। और हमें पता है कि कुल परिणाम तो फिक्स है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, कुल परिणाम तो 36 है। अब 36 में से वो परिणाम कितने हैं जिसके अंदर 5 है ही नहीं, तो कितने हो गए, 6 ये छोड़ दो और 5 ये छोड़ दो, क्योंकि एक तो इसके साथ हमने काउंट कर लिया ना, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, ये 6 ये 5 ये 11, और 36 में से अगर हमने 11 काटे तो पीछे हमारे पास में कितने बचेंगे, 25 परिणाम बचेंगे। यानी उत्तर कितना हो जाएगा, 25/36। समझ में आ गया होगा सभी को। अब मैंने इसके बुक का ही प्रश्न है, 5 कम से कम एक बार आएगा, कि 5 कम से कम कितनी बार आई, एक बार आई, तो कुल परिणाम 36 है, ये बात तो फिक्स है। अब 5 कम से कम एक बार आए, भाई हमें वो लेना, जैसे मान लो एक एक को हम लोग नहीं ले सकते, इन दोनों में कम से कम 5 एक बार होना चाहिए। 2 बार होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। तो 5 एक तो इस लाइन में, एक इस लाइन में, कम से कम एक बार, बाकी आपको 5 कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और हमें पता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको हमने काउंट कर लिया, तो हमारे पास में कितने परिणाम हो जाते हैं, इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाते हैं, 11, जिसके अंदर 5 कम से कम एक बार है। तो 2 पासों से अगर प्रश्न पूछता है तो यही पूछेगा, और आप सभी को ये पूरा का पूरा आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में सिक्कों से संबंधित, पासों से संबंधित हो गए। अब हम लोग करेंगे गेंद से संबंधित प्रश्न, और उसके बाद में करेंगे ताशों से संबंधित प्रश्न। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको साफ कर देता हूँ। अब देखो बच्चों, हमने जो अगला टॉपिक लिया है वो घटना थैले में से गेंद निकालना, और थैले में से गेंद निकालना वाले जो प्रश्न है ये भी मैं कहूंगा इसके ऊपर भी स्टार लगाऊंगा, क्योंकि ये भी बढ़िया प्रश्न आप समझो, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो आपको ये प्रश्न भी बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो सारे। अब प्रश्न ऐसे आएगा कि जैसे मान लो हमारे पास में एक थैला है, ठीक है, उस थैले के अंदर समान साइज जानते हो ना, जैसे मतलब एक ही साइज की कुछ गेंदें रखी हुई है, और उनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो साइज है ना वो सेम टू सेम है। अब हाथ लगाकर हम लोग नहीं बता सकते कि ये इस रंग की गेंद है, ये इस रंग की गेंद है, क्यों, क्योंकि सभी का जो साइज है वो क्या है, सेम टू सेम है। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि थैले में से बिना देखे, यानी एक थैले में से बिना देखे यादृच्छिक हमें गेंद निकालनी है, और वो बतानी है कि वो पीले रंग की है, कि हरे रंग की है, काले रंग की है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करेंगे, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। अगर ये प्रश्न आ गया ना, तो अगर ये आपको थैला नाम ही दिख गया ना प्रश्न में, तो आप पहले खुश हो जाना कि ये प्रश्न में आता है, फिक्स बात है, आपको जरूर आएगा। अगर ये पीछे वाला आपको समझ में आएगा तो देखो, मैं आपको खाली बातें ही नहीं करूंगा, समझाने का भी प्रयास करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में नीली 5 गेंदें, काली कितनी है, 2 गेंदें, और सफेद कितनी गेंदें हैं, 3 गेंदें। तो सबसे पहले आप लिख लोगे हमें कौन से रंग की गेंदें दी हुई है, और उसके बाद में आप लिखोगे कि हमारे पास में कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम। तो हमारे पास में कुल परिणाम कितने हो गए, 5 2 7, 7 और 3 कितने हो गए, 10। यानी जो हमारे पास में कुल परिणाम है वो कितने हो गए, 10। हमें पता है कि कुल परिणाम तो हमें चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमने कुल परिणाम निकाल लिए। अब हम लिखेंगे कि सबसे पहले पूछ सकते हैं कि थैले में से यादृच्छिक नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नीली गेंद। अब हमें पता है कि कुल गेंदें हमारे पास में कितनी है, 10, और 10 में से हमें सिर्फ कौन सी गेंदें चाहिए, जो नीली गेंदें है। तो नीली गेंदें यहाँ पर कितनी है, ये तो काली गेंद है, ये सफेद गेंद, नीली गेंद कितनी है, 5। तुम्हारे काम की कितनी हो जाएगी, 5, और ये 5 के पारे से घटित हो जाएगी 1/2। सिंपल है कि नहीं, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पर नीली गेंद या सफेद गेंद हो, थैले में से हमें गेंद निकालनी है, या तो वो नीली गेंद हो जाए या वो क्या हो जाए, सफेद गेंद हो जाए। यानी या तो हमें नीली गेंद चाहिए, और या हमें क्या चाहिए, सफेद गेंद। हमें कौन सी गेंद नहीं चाहिए, काली गेंद नहीं चाहिए। तो एक बात तो फिक्स है कि कुल परिणाम तो कितने हो गए हमारे पास में, 10, और 10 में से हमें नीली गेंद और सफेद गेंद चाहिए। तो नीली गेंद कितनी है, 5,
और सफेद गेंद कितनी है 3, यानी कुल मिलाकर कितनी गेंदें हो गई ये 8, 5 और 3 कितनी हो गई 8। अब इसको किसके पाटे से काट लो 2 के पाटे से, तो ये तो हो जाएगा ऊपर 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा 5, 2 के पाटे से हमने क्या कर दिया इसको काट लिया। अब हो सकता है कि गेंद से आ जाए या ऐसे पूछ सकता है कंचे, क्योंकि कंचे ले लो गेंद ले लो, गेंदें बड़ी होती है कंचे छोटे होते हैं, लेकिन उनके साइज तो सेम टू सेम ही होते हैं ना कंचों के। तो ऐसे प्रश्न में पूछ सकता है कि एक थैले में मान लो कंचे रखे हुए हैं, तो नीला कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हरा कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंचे वाले भी प्रश्न ले लिए। अब हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, कुल कंचे कितने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारे पास में कितने हो गए, तो कुल परिणाम हमारे पास में हो गए 5 और 3 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, यानी तो कुल कंचे हमारे पास में वो कितने हो गए 12। अब प्रश्न है हरे कंचे हो, कौन से कंचे हो हरे, थैले में से मान लो यादृच्छिक से हमने आंख मीच के एक कंचा निकाला, अब वो कंचा हरे रंग का, उसकी क्या प्रायिकता है, तो वही बात है, सूत्र तो वही रहेगा, हरे कंचे लिख देंगे। यहाँ पर प्रायिकता किसकी पूछी हरे कंचे की, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता हरे कंचे की, सूत्र क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हमारे पास में 12, और 12 में से हरे कंचे कितने हमारे पास में, हरे कंचे हमारे पास में कितने हैं 3, और ये 3 के 12 से कट रहा है 1 3 13 और 4 3 कितने हो गए 12 हो गए। सिंपल प्रश्न है। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं घुमा के। अब एक चीज तो हमें पता है कि कुल परिणाम तो कितना होगा 12 ही होगा, 12 में से हमें कौन सी चाहिए हरे कंचे न हो। ये बोल रहा है कि थैले में से एक कंचे निकालो, लेकिन वो कौन से कंचे नहीं होने चाहिए हरे कंचे न हो, मतलब हरे नहीं होने चाहिए, चाहे तो नीले और चाहे तो सफेद हो, लेकिन कौन से कंचे नहीं होने चाहिए हरे कंचे नहीं होने चाहिए। तो नीले कितने हैं 5 और सफेद कितने हैं 4, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए 5 और 4 9 कंचे हो गए। इसको 3 के पाटे से काट दो, 3 3 9 और 4 3 कितना हो गया 12, 3/4। तो मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। बस इसी प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न करने हैं, ठीक ना, बस ये चीज मत रखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात सारी। अगर जब आपने इस प्रकार से कर दिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके कंचों या गेंद वाले जो भी प्रश्न आएंगे वो आराम से सही हो जाएगी। अब तक जितना भी आपने सीखा ना वो अगर जो आपको आएगा ना तो परीक्षा में कहीं पर गलती नहीं होगी। अब हमारे पास में एक टॉपिक और बच गया जिसका नाम है ताश से संबंधित, ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटाता हूं और उसके बाद में ताशों वाले आपको समझाता हूं। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास में अगली घटना होने वाली है वो कौन सी है 52 ताश के पत्ते। अब आपको पता है कि पत्ते है तो भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर तो मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि परीक्षा में कुछ आए या नहीं आए ताश वाले प्रश्न तो फिक्स आते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता इनको, ठीक है ना। तो जो 52 ताश के पत्ते हैं इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। अब कुछ बच्चे तो थोड़ा ध्यान है भाई कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ताश खेलते हैं, ठीक है ना, वो कुछ बच्चे समझदार होते हैं वो ताश वाश नहीं खेलते, तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर ये ताश वाले प्रश्न दिए जाते हैं कि सभी बच्चों को नॉलेज तो ताश होती क्या है, क्योंकि पहले बहुत चलती थी और आजकल भी अगर जब आप लोग गाँव में रहते हो तो आपको पता होता है कि हर चौराहे पर लोग बैठे रहते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कुछ और तो काम होता नहीं, क्या काम होता है ताश खेलते हैं। तो मोटा मोटी ये आपके फायदे के लिए है, क्योंकि तब जब आप बूढ़े होंगे तो आपको भी कम से कम ताश खेलना तो पता तो ना कि हुक्म क्या हो, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हम लोग बातें ही नहीं बनाएंगे। सबसे पहले तो 52 ताश के पत्ते हमारे पास में, तो इसमें एक तो होता है हुक्म हमारे पास में, हुक्म नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है हुक्म। तो उसके बाद में हमारे पास में होता है मान लीजिए पान है, उसके बाद मान लीजिए ईंट है, ठीक है ना, हुक्म पान ईंट, और उसके बाद में हमारे पास में आती है चीड़ी, ठीक है, ये 4 वैरायटी होती है। अब जो हुक्म के पत्ते होते हैं ना वो भी हमारे पास में कितने होते हैं 13, पान के पत्ते भी कितने होते हैं 13, ईंट के भी कितने होते हैं 13, और चीड़ी के पत्ते भी हमारे पास में कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं। अब 13 चौक कितने होगी 52, यानी कुल मिलाकर टोटल पत्ते कितने हो गए 52। अब इनमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हर 13 पत्तों में एक चीज कॉमन होती है, जैसे मान लो दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पांची, छक्की, साती, आठी, नहला, दहला। उसके बाद में हमारे पास में आती है मान लीजिए गुलाम है, उसके बाद में बेगम है, उसके बाद में बादशाह है, और उसके बाद में मान लीजिए हमारे पास में कितना है इक्का है। तो मोटा मोटी आप देखा तो कुल मिलाकर कितने पत्ते हो जाते हैं 13। मैं आपको काउंट करके भी बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये सेम टू सेम सिचुएशन इसमें होती है, लेकिन इनके कलर अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो जो हुक्म है वो हमारे पास में किस रंग का होता है, हुक्म होता है वो हमारे पास में ब्लैक रंग का होता है, यानी जो हुक्म के पत्ते होते हैं वो किस रंग के होते हैं
काले कलर के होते हैं, ठीक है, काला होता है। जो पान होता है ना वो हमारे पास में लाल होता है, ठीक है। पान को मैं लेता हूँ, ये किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है भाई, ठीक है, लाल रंग का है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लाल। जो ईंट होती है ना, ईंट हमारे पास में किस रंग की होती है, ईंट में हमारे पास में लाल रंग की होती है। सीढ़ी हमारे पास में ब्लैक रंग की होती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां से आपको क्या बात समझनी है, यहां समझनी है भाई काले भी है, लाल है, काले है, यानी 52 ताश के पत्तों में कुछ पत्ते लाल होते हैं और कुछ पत्ते क्या होते हैं, काले होते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए भाई लाल रंग के कितने पत्ते हैं, लाल रंग के पत्ते। तो लाल रंग के पत्ते कितने हो गए, 13 पत्ते ये, 13 पत्ते ये। तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं। उसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि काले रंग के कितने पत्ते होते हैं, काले रंग के पत्ते। तो पीछे कितने बच गए भाई, काले रंग के 13 ये, 13 ये, तो कुल मिलाकर काले रंग के पत्ते कितने हो गए, 26। 26 ही लाल होते हैं, 26 ही काले पत्ते होते हैं, यानी कुल मिलाकर कितने पत्ते हो गए, 52 पत्ते हो गए। मेरे हिसाब से आपको ये इतनी जानकारी एकदम प्रॉपर समझ में आई होगी। बाकी इनके डायग्राम भी होते हैं भाई, हुक्म कैसे दिखता है, पान कैसे दिखता है, वो वैसे प्रश्न आते तो है नहीं, तो अपन फिजूल की बातें नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में कुछ बातें और होती है। कौन सी बातें, जैसे मान लो आपसे पूछा था कि बादशाह कितने होते हैं, बादशाह, तो बादशाह हमारे पास में कितने होते हैं, बादशाह हमारे पास में 4 होते हैं। बादशाह, हुक्म का बादशाह, पान का बादशाह, ईंट का बादशाह और चिड़ी का बादशाह। तो बादशाह हमारे पास में कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद में मान लो पूछ लेता है कि गुलाम कितने हमारे पास में, 52 ताश के पत्तों में गुलामों की संख्या। तो गुलाम भी 4 चाहिए होंगे भाई, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो कुल मिलाकर गुलाम भी कितने हो गए हमारे पास में, 4 हो गए। उसके बाद मान लीजिए बेगम कितनी हो गई हमारे पास में, बेगम जानते हो, बेगम कितनी होगी हमारे पास में, एक ही होगी, तो बेगम भी कितनी होगी हमारे पास में, 4। उसके बाद मैं कहूंगा इक्का, कि हमारे पास में इक्को की संख्या कितनी होती है, इक्को की संख्या, तो इक्के भी एक ही होंगे, एक है हुक्म का, पान का, चिड़ी का, ईंट का, तो इक्के भी कितने होंगे हमारे पास में, 4 हो गए, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब आपने नोटिस किया अगर किसी बच्चे ने, तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तस्वीर बनी होती है, परीक्षा में पूछ सकता है कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तो ये भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तस्वीर वाले पत्ते या जिसको अंग्रेजी में फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड वाले पत्ते, ठीक है। हम तो हिंदी में मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए हमें, जल्दी से, तब तक मैं लिख रहा हूं। तस्वीर वाले पत्ते किसके ऊपर तस्वीर बनी होती है, कौन कौन बता सकता है, जिसको पता है वो कमेंट में जरूर लिखे। अब देखो यहां पर आगे मैं आपको बता देता हूं, बादशाह होता है उसके ऊपर तस्वीर बनी होती है, आपने अगर नोटिस किया। जो उसके बाद में जो गुलाम होता है उसके ऊपर भी क्या बनी होती है, तस्वीर बनी होती है। उसके बाद में बेगम है, इसके ऊपर भी तस्वीर बनी होती है, लेकिन इक्के के ऊपर तस्वीर नहीं बनी होती। इसके ऊपर ऐसे मतलब है इक्का लगा के ऐसे होता है ना, सिंपल, तस्वीर नहीं बनी होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बादशाह के ऊपर बनी होती है तस्वीर, गुलाम के ऊपर, बेगम के ऊपर है। तो कुल मिलाकर कितने पत्ते हो गए हमारे पास में, 3 वैरायटी है जिसके ऊपर क्या बनी होती है, तस्वीर बनी होती है। तो 4 ये, 4 ये, 4 ये, कुल मिलाकर कितने पत्ते हो गए हमारे पास में, 12 पत्ते हो गए 52 पत्तों में, जिनके ऊपर क्या बनी होती है, तस्वीर बनी होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए हमारे पास में, 12 पत्ते हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल पूरी जानकारी दे दी है ताश से संबंधित, कि कितने काले पत्ते होते हैं, कितने लाल पत्ते होते हैं, ठीक है, और कि कितने कितने पत्ते होते हैं, कितने बादशाह होते हैं, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब किताब में जितने भी प्रश्न है ये सारे मैं यहाँ पर लिखता हूं और उसके बाद में आपको हल करके उनको बताता हूं। अब देखो मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 1 से लेकर 6 प्रश्न लिखे हैं और 6 के ऊपर मैंने स्टार लगा दिए, ठीक ना, ताकि आपको लगे कि भाई सारे के सारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनके ऊपर क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। अब बेसिक तो हमने पूरा कर दिया था, अब इन 6 प्रश्नों के बारे में हमें क्या करना है, पूरी चर्चा करनी है। प्रश्न किस प्रकार से आपको रिटेन मेल करना है, मैंने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया ताकि आगे सूत्र भी लगाए, ताकि इनको लिखने में हमारे पास में जो टाइम है ना वो खराब नहीं हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको पूरा दिख रहा है ये। अब देखो यहां से आगे काम करते हैं। सबसे पहले लाल रंग का बादशाह। अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है लाल रंग का बादशाह, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सबसे पहले आसान प्रश्नों की ओर चलता हूं। सबसे पहले हम लोग करेंगे लास्ट वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, उल्टे चलेंगे 16 प्रश्न से, ठीक है। तो हुक्म का पत्ता कितना होता है, एक चीज तो आपको पता है, एक चीज तो
कि हमारे पास में कुल परिणाम का मिस होता है कि टोटल पत्ते कितने हमारे पास में, तो टोटल पत्ते तो फिक्स है, कितने हमारे पास में 52 है। कुल पत्ते कितने हमारे पास में 52, कितने हैं 52। इन 52 पत्तों में से हुक्म का पत्ता कितना है भाई, हुक्म के पत्ते कितने हमारे पास में, तो हुक्म के पत्ते मैंने अभी आपको बताया कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं। तो कुल तो 52 हो गया, अनुकूल कितना हो जाएगा 13, और इसको काट के भी लिखना है 13 कम 13 और 13 चौक कितनी हो जाएगी 52, यानी कितना हो जाएगा 1/4। समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखो चलते हैं आगे, 5वां प्रश्न, एक ईंट की बेगम, ठीक है भाई करेंगे ईंट की बेगम। सबसे पहले टोटल पत्ते कितने हो गए, कुल परिणाम तो कितने हो गए 52। अब आप इमेजिन करो सारे कि ईंट की बेगम कितनी होती है, 52 पत्ते हमारे पास में, 52 पत्तों में ईंट की बेगम कितनी होती है, ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम तो एक ही तो होगी। समझ में आ रही है ना बात, ये स्पष्ट बोलता नहीं कि एक बेगम हो, इसने शुरुआत में लगा दी कि ईंट की बेगम, उसका परिचय दे दिया इसने। अगर ऐसा बोलते ना कि बेगम हो, तो बेगम हमारे पास में कितनी होती है 4। अब हमें पता थोड़ी है भाई ईंट का पूछ रहा है, पान का पूछ रहा है, कि चीड़ी का पूछ रहा है, कि लाल पान का पूछ रहा है, इसने शुरुआत में दी कि ईंट की बेगम हो, किसकी बेगम हो, ईंट की बेगम। और ईंट की बेगम हमारे पास में कितनी होती है 1, यानी टोटल तो कितने हो गए 52 और अनुकूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो चौथा प्रश्न, 5वां कर दिया, चौथा प्रश्न देखो, पान का गुलाम। अब पान में गुलाम कितने होते हैं भाई, पान में गुलाम, अगर ये सीधा बोल दो ना गुलाम, तो हमारे पास में 4 गुलाम हो जाते। इसने बोला है पान का गुलाम, तो पान टोटल तो कितने हो गए 52, और 52 पत्तों में पान के गुलाम कितने होते, तो पान का गुलाम तो पान में ही तो होगा एक ही, तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1, यानी 1/52। सिंपल। अब देखो आगे, तस्वीर वाला पत्ता। अब एक चीज हमें पता है, अभी तो मैंने टोटल पत्ते तो कितने हो गए 52, और इन 52 पत्तों में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। तो अभी तो हमने चर्चा की थी तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं हमारे पास में 12 पत्ते होते हैं, यानी कितना हो जाएगा 12/52। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल। अब देखो यहां से आगे काम करते हैं, यहां से आगे 2 नंबर प्रश्न, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप सभी को। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब आप सोचोगे तस्वीर नाम आ गया तो सीधे यहां पर 12 कर देते हैं, यहां पर 52 कर देते हैं, हमारा सही होता है, गलत हो गया भाई। हमारे पास में तो 52 पत्ते होते हैं ना, 52 पत्तों में 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, इस बात से आप सारे एग्री हो मेरे हिसाब से। अब 12 पत्तों में कुछ पत्ते लाल होते हैं, कुछ पत्ते काले होते हैं, तो इसने यहाँ पर क्या पूछा है कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो जो 12 पत्ते होते हैं ना, इन 12 पत्तों में 6 पत्ते तो होते हैं लाल और 6 पत्ते होते हैं हमारे पास में काले, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/52। ठीक है। अब देखो अगला पहला प्रश्न, लास्ट एंड फाइनल है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, सॉरी ये तो हमने कर दिया, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं भाई, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं। अब ये सोचो कि लाल रंग के बादशाह टोटल कितने होते हैं भाई, सारे बादशाह कितने होते हैं हमारे पास में। अब मैं इसको यहां से समझाऊंगा आप सभी को, ठीक है, ध्यान से समझना है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह। अब हमें पता है कि लाल रंग कौन कौन सा होता है, लाल रंग एक तो हमारे पास में लाल रंग का पता है, एक तो पान का होता है, एक तो लाल रंग पान का होता है, और एक लाल रंग ईंट का होता है। तो पान के और ईंट का, एक पत्ता तो पान का हो गया, एक पत्ता ईंट का हो गया बादशाह, तो कुल मिलाकर कितने बादशाह हो गए हमारे पास में, 2 बादशाह हो गए लाल रंग के, समझ रहे हो ना। वैसे भी हमें पता है कि टोटल कितने होते हैं बादशाह 4, तो 4 में आधे काले होते हैं आधे लाल होते हैं, तो सिंपल सी बात है 4 का आधा यानी 2 लाल और 2 क्या हो गए काले। वरना आप यहां से भी तो समझ सकते हो ना कि भाई पान का पत्ता लाल होता है, एक ईंट का पत्ता लाल होता है, सॉरी हाँ एक तो पान का पत्ता लाल होता है, एक ईंट का पत्ता लाल होता है, तो एक बात सही है एक बात सही, कुल मिलाकर कितने बादशाह हो गए लाल बादशाह 2, यानी हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2 और कुल परिणाम कितने हो गए 52, ठीक है ना। अब यहां तक हमने 15वीं प्रश्नोत्तरी का निचोड़ आपको पूरा का पूरा सिखा दिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी जर्नी समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, दोबारा से देखिए वीडियो।